विजयादशमी का यहाँ पे ये खास दिन तो है ही, लेकिन हम आपको बता दें कि दशहरे के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी देश की जनता से मुखातिब हुए रेडियो के माध्यम से। ये पहला एक ऐसा मौका होगा, मुझे जहां तक याद आता है, हम सभी के लिए, जब हम अपने प्रधानमंत्री को ऐसे हम सबसे रूबरू होते हुए देख रहे होंगे। आपको हम बता दें कि लगातार इस खास दिन, इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, रामकृपाल सिंह, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेमचंद्र मिश्रा, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, और नीलेश मिश्रा, जो कि फाउंडर हैं गांव कनेक्शन के और रेडियो स्टोरी टेलर भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी भी हमारे साथ हैं, साकीपुर से, ग्रेटर नोएडा के गांव से, जहां पे कान लगाए बैठे सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। आइए सीधे रुक करते हैं उनका। ब्रिजेश, जानना चाहेंगे वहां पे क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है, कैसा महसूस किया वहां पे लोगों ने जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसे सुना रेडियो पर? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। लोग जो यहाँ पर हैं, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी हैं। बहुत ही आश्चर्य हुआ लोगों को। सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहते हैं। चाचा, आप ये बताइए, मोदी को आपने, नरेंद्र मोदी को अभी रेडियो पे सुना, क्या आपको लगा? क्या कुछ आपने उसमें सुना? क्या कुछ नई बातें लगी? बहुत भला लगा भैया। हम्म, ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ, इंदिरा से ज्यादा। हम्म। समझे भैया, जो मन की बात कही हो, समझे, मैं ये कहना चाहूंगा। मन की बात कही गई है। दादा, आप ये बताइए, आपने अब तक के जीवन में किसी प्रधानमंत्री को देखा हो कि जो 26 जनवरी 15 अगस्त के अलग हटके रेडियो से संबोधित कर रहा हो आप लोग को? नहीं जी, हमने तो नहीं सुना। नहीं, हमने तो नहीं सुना जी आज तक। आप जो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। भाषण में क्या कुछ नया लगा आपको? किन किन चीजों की प्राथमिकता की बात की? नहीं, उन्होंने जो जो गरीबों के लिए जो दिया है कि भाई जन जन तक पहुंचाने के संदेश के लिए रेडियो के माध्यम से, चूँकि देहात में बिजली नहीं है, टीवी नहीं है उनके पास में, और कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो है रेडियो के माध्यम से अपना जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाया है। आप लोग को जानकारी इन सब चीज की जानकारी थी कि आज नरेंद्र मोदी भाषण देने वाले हैं, 11 बजे आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं, या कैसे आप लोग को पता चला? हमको वैसे ही पता लगा, हमने रेडियो खोली तो नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण आ रहा तो हमने सुना, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के भाई एक प्रधानमंत्री जो है अपना संदेश, क्योंकि पहले 15 और 26 तारीख में ही जो अपने अपना संदेश देते थे, और आज उन्होंने जो है दशहरा के मौके पे जो अपना जो है संदेश जो है पब्लिक में पहुंचाया है। दशहरे के मौके पर संदेश पहुंचाया गया। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो भाषण सुना, देसी चीजें, जो भारत की चीजें हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक बात कही गई है आपसे, क्या आप सोचते हैं कितना कुछ फायदा? उन्होंने ज्यादातर इस टाइम जो खादी पर जोर दिया गया, चाहे रुमाल हो या तौलिया हो, खादी पर जोर दिया। और पहले कभी आपने किसी को सुना था इस तरह से भाषण देते हुए? आज तक जितने प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए, जनता से रूबरू कोई नहीं हुआ आज तक। सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त पर ही भाषण देते थे। आज रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी जनता के सम्मुख आए हैं। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हैं, सबका यही कहना है कि पहली बार, बहुत ही कम इन्होंने ऐसा देखा है। कुछ युवा भी हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आपने कभी प्रधानमंत्री को सुना था इस तरह से रेडियो पे भाषण देते हुए? नहीं, पहले कभी नहीं सुना था हमने, आज पहली बार सुना है। क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है। गरीबों के लिए वो कपड़ा, ये चीज देने के लिए। बिल्कुल, सीखने को बहुत कुछ मिला, चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबका यही कहना है कि बहुत अच्छी पहल है। पहली बार, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद इन्होंने प्रधानमंत्री को रेडियो पर संबोधित करते हुए सुना है। जी बिल्कुल ब्रजेश, आप पर आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले नीलेश, मैं आप पर ही आना चाहूंगी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की याद आती है आपको, जब वो अमेरिका में लोगों को संबोधित करते थे, लेकिन वो 1930 के आसपास का जमाना था, हम 2014 में हैं। जी बिल्कुल, 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पे सिंगापुर से ब्रॉडकास्ट किया था। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा को दोबारा जीवित किया गया। तब तो और कुछ था नहीं, रेडियो ही था, तो उस वक्त का टीवी भी रेडियो था। लेकिन आज जो मैंने सुना प्रधानमंत्री को, एक तो बहुत मज़ा आया। और मेरे भाई का एसएमएस आया अभी, शैलेश का, कि यू हैव गॉट कॉम्पिटिशन इन रेडियो स्टोरी टेलिंग। क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग ही थी, और सुबह से मैं यही कह रहा था आपके पत्रकार साथियों को कि उन्होंने टूल तो बहुत ही सशक्त चुना है, लेकिन उनका जो कंटेंट होगा
उसके लिए चूंकि अलग फॉर्म है, रेडियो बहुत पर्सनल मीडियम है। रेडियो पे जब मैं 4 करोड़ लोगों को कहानियां सुनाता हूं तो वो ऐसा लगता है कि आमने सामने बैठ के हमारी बात हो रही है। तो उनका जो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल था, जिसमें उन्होंने छोटे छोटे जो बात की, जो एक भेड़िए की कहानी बताई, और जो बहुत सारा, तो वो यही है, ये रेडियो की मास्टरी है, क्योंकि इसी तरह से मैसेज सीधे दिल तक जाता है। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी शुरुआत है। 2 कारणों से मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो पोजिशनिंग है, जो ब्रांड मोदी है, उनकी जो ब्रांड है वो है एक रूटेड, जमीन से जुड़े हुए राजनेता की, जो फॉरवर्ड थिंकिंग है, जमाने को बदलना चाहता है। जमाने को बदलने वाली बात और नई तकनीक, मॉडर्न युग से जुड़े होने की बात हम अभी तक देखते आए हैं। ये जो आखिरी मील तक प्रधानमंत्री का जुड़ाव, क्योंकि आज जो हुआ ये वही है जो शहरों में सोशल मीडिया ने किया था, कि आपकी डायरेक्टनेस है। कोई अगर संबित को टैग करके ट्वीट करता है तो वो जानता है कि कहीं ना कहीं इन तक सीधे उनकी आवाज पहुंचेगी, और ये जब करते तो सीधे पहुंचेगी। डायरेक्टनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पोजिशनिंग के हिसाब से ये सुदृढ़ करता है प्रधानमंत्री की छवि को भी, और मेरे ख्याल से जो एक ईमानदारी लाएगा उनके वक्तव्य में, उनकी जो बात पहुंचाने की शैली है उसमें। और दूसरा गवर्नेंस, प्रधानमंत्री बात करते आए हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की। आज जो टूल हमने चुना है उसको मैं गवर्नेंस का हिस्सा मानता हूं। हम गांव कनेक्शन अखबार चलाते हैं, जो भारत का पहला ग्रामीण अखबार है, और हमेशा ये पाते हैं कि अगर 68% लोग भारत के गांवों में रहते हैं, उनको न जाने कितनी योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं सरकार की, जिनका पता नहीं चलता। योजनाएं तो छोड़ दीजिए, ये इतना रिएश्योरेंस मिल जाए कि उनसे कोई जेस्चर्स, इट्स अबाउट जेस्चर्स, कि मैं आपका ख्याल रख रहा हूं। या प्रधानमंत्री अगर किसी दिन कहे कि जी मैंने ये कोशिश की थी, मुझसे नहीं हो पाया, मैं और कोशिश करूंगा। और अवेयर होने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, आप गांव बैठकर भी जान सकते हैं कि सरकारी योजनाएं क्या हैं, आप किस जमाने में जी रहे हैं, कहां पर हैं आप। बिल्कुल। तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि ये एक सरकारी विज्ञापन ना बन जाए, जो कि नहीं बना, मुझे बहुत खुशी है। ये भाषण नहीं था, ये 2 लोगों के बीच की बातचीत थी, और ये 125 करोड़ बार बातचीत हो रही थी। मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो जैसे रेडियो के मैन्यूअर्स, जेस्चर्स, रेडियो की लैंग्वेज होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको इसमें दिखी? बिल्कुल। मतलब मेरा ये डर था, अगर मैं ईमानदारी से कहूं, कि ये कहीं भाषण तो नहीं बन जाएगा। हाँ। इसकी पिच क्या होगी, उनकी टोन क्या होगी, उनका वॉल्यूम क्या होगा, ये सब रेडियो के हिसाब से मेरी कंसर्न्स थी। जैसा आपने देखा होगा कि उनका वॉल्यूम एकदम हम दोनों के लेवल पे था। उसमें जो उनकी पिच, जो लहजा था, वो बहुत ही सरल, बहुत ही सादगी भरा था। रेडियो के हिसाब से दिस वाज वेरी गुड कंटेंट, वेरी वेरी गुड कंटेंट। संबित, आप पर आना चाहूंगी, क्योंकि आज विजयदशमी का खास मौका है, पर्व है, तो मुझे लग रहा था, क्योंकि पुराने आरएसएस प्रचारक रहे हैं और 80 सालों से ये परंपरा आरएसएस में रही है कि दशहरे वाले दिन यहाँ पे संबोधन होता है, तो शायद प्रधानमंत्री भी इसलिए संबोधित कर रहे होंगे देश को। लेकिन उन्होंने फिर वादा किया कि हर रविवार नहीं, लेकिन जब भी वो आएंगे रेडियो पे, तो रविवार 11 बजे वो लोगों के साथ रूबरू होंगे, अपनी मन की बात रखेंगे, यानी कि बिल्कुल अलग था। आप कैसे देखते हैं, क्या सूझी प्रधानमंत्री को रेडियो पर आने की? आप तेजस्विनी है, मैं आप ही के नाम को चुरा लेता हूं इस पूरे संदर्भ में। आप देखिए, आपने कहा दशहरा का दिन है और संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी मैंने आपके नाम का इस्तेमाल किया। देखिए किस तेज के साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों तुम शेर हो, मिमियाना बंद करो और गरजो, कि आप जागो, उठो और चलो। 2 कहानी सुनाई, एक तो शेर वाली और भेड़िया वाली कहानी सुनाई, दूसरा एक पथिक जो बैठा हुआ था अपने पंथ पे और उठ नहीं रहा था, जब वो उठा तो उसे हाथ पकड़ के चलाने वाला भी मिल गया। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है मैसेज का, कि तुम शेर हो और गरजो और तुम उठो और चलो, अराइज अवेक एंड मार्च, विवेकानंद का, उन्होंने विवेकानंद की जिक्र भी की है इसमें, और विवेकानंद के इस मैसेज को कि तुम चलोगे तो चलाने वाले लाख मिलेंगे, बहुत सही तरीके से रखा। और मैं अगर कहूं तो 1 माइल आगे जाकर मैं ये कहूंगा कि आज मोदी दादा दादी बन गए हैं, नाना नानी बन गए हैं। क्योंकि एक देखिए, दादा दादी की जो कहानी होती थी, जो हम लेट लेट के बचपन में सुनते थे, वो हमारे कानों में सुनाते थे, वो अभी तक हम इतने बड़े होने के बाद भी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन कहानियों से हम सीखते थे कि बुराई पे अच्छाई की जीत का मतलब क्या होता है। हम किसी का अच्छा करें तो उसके बदले में भगवान देख रहा होता है, अल्लाह देख रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से आज जैसे अभी नीलेश ने कहा कि टोन एंड टेनर, एक कहानी बताने के रूप में उन्होंने रखा,
कि दादा दादी जैसे सुनाते हैं, एक गार्डियन जैसे सुनाता है कि देखो वो परिवार जहां एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जन्म लेता है, उस परिवार को ईश्वर चुनता है कि वो सोचता है कि ईश्वर की ये जो परिवार है ना, ये ख्याल रख पाएगा उस बच्चे का, इसलिए उस बच्चे को मैं उस परिवार में भेजूं। आप सोचिए कितने परिवार जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पाल रहे होते हैं, उनको उन्होंने कितना बड़ा एक संदेश भेजा है। और ये सुनते वक्त मुझे सच में लग रहा था कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको अक्सर सरकारें या नेता नहीं छूते, कोई नहीं छूता है। तभी मैं दादा दादी कह रहा हूं कि जब घर में कोई दिक्कत होती है तो एक दादा या दादी होती है या एक नाना नानी होती है, वो हमारे सर पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो, सब ठीक हो रहा है ना, ऊपर वाला ठीक कर रहा है तुम्हारे साथ। ठीक उसी प्रकार से एक कनेक्टिविटी जो उन्होंने एस्टैब्लिश की है। और अगर अंग्रेजी में मुझे कहने का मौका मिले तो मैं कहूंगा कि द प्राइम मिनिस्टर इज अ प्राइम मिनिस्टर विद अ कॉज एंड कनेक्टिविटी, 2 C's। हमने डी के विषय में तो बात की है, डेवलपमेंट, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, मगर आज प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया कि वो 2C प्राइम मिनिस्टर हैं, विद अ कॉज एंड कनेक्टिविटी। एक सही कॉज के साथ बढ़ रहे हैं और उस कॉज को कनेक्टिविटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो जज्बा है वह भी अद्वितीय है अपने। रामकृपाल जी, मैं सच बताऊं तो मेरे मन में आज सुबह यही सवाल था कि हम इतने दिनों से प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं, बहुत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, और हमें सब पता है वो क्या बोलना चाहते हैं, देश को लेके उनके मन में क्या दिशा है, चाहे वो ग्रोथ की बात हो या किस तरह से हर एक जन को जागरूक करने की बात हो कि यहाँ पे अब जन भागीदारी की बात होगी, सिर्फ सरकारों की बात नहीं होगी। लेकिन तो मेरे मन में यही सवाल था कि अब आज मन की बात में और क्या बच गया है प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए? क्या नया आपको लगा आज जब उन्होंने अपनी मन की बात रखी? तो देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि जब मैंने ये सुना कि प्रधानमंत्री रेडियो पर बोलने वाले हैं, उसी दिन मुझे एक बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये आदमी, ये पहला ऐसा नेता है जो इनोवेटिव है, लगातार सोते जागते ये सोचता रहता है। और वो एक बात को जानते हैं जिस पर आजकल हम लोग कारपोरेट में भी, मैं हमेशा इस बात को एज ए एडिटर भी जोर देता रहा कि आप अच्छा होने के चक्कर में मत पड़िए, बेस्ट होने के चक्कर मत पड़िए, यू मस्ट बी डिफरेंट जी। आप डिफरेंट होंगे तो दुनिया आपको देखेगी ही, लोग आपको पढ़ेंगे ही, लोग आपको उठाएंगे। सो एक बहुत अच्छी चीज रही कि मोदी जी हमेशा ये सोचते हैं कि डू इट डिफरेंटली, हर चीज को वो एक अलग ढंग से करते हैं। जब तक लोग सोचते हैं कि इन्होंने सारे अपने तीर चला लिए होंगे, अब इनके पास क्या बचा है, सब कुछ कह लिया है, सपने दिखा दिए हैं, अमेरिका भी हो आए, अब क्या करेंगे, अब तो काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, काम तो करेंगे ही, लेकिन तब तक मोदी जी कोई न कोई एक और नया तीर चला देते हैं, जो कि एक बिल्कुल डेड विषय में, जहां पॉलिटिकल एक वो कहते हैं सन्नाटा छाया रहता है, वहां पे एक नई बहस शुरू हो जाती है। और मुझे ये अच्छा लगा कि इस देश के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन तो रेडियो को तलाक दे चुके थे, क्योंकि वे तो हमेशा उगते हुए सूरज के पीछे भागने वाले हैं। आज अगर किसी मंत्री के पास बाहर पत्रकार बैठे हो तो उसमें पूछते हैं कि इसमें टेलीविजन वाला जो है उसको पहले भेजो, अखबार वाले को बाद में भेजना, और रेडियो वाले कहना आज टाइम नहीं है। तो कम से कम मोदी जी ने ये तो शुरुआत की है, जब टॉप लीडरशिप आपका मुखिया एक उस माध्यम को चुनेगा जिस माध्यम से खेत जोतता हुआ आदमी भी कंधे पर रेडियो लगा करके भाषण सुन सकता है। क्योंकि मैंने गांव में देखा है, जब लोग क्रिकेट कमेंट्री जब टीवी पर नहीं आती थी तो गन्ने का हल चलता, वो गन्ने की पेराई होती रहती थी और हम लोग गन्ने के बगल में रेडियो रख करके कमेंट्री सुनते रहते थे इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच। आज कम से कम मोदी जी ने रेडियो लिसनिंग की, अभी एफएम तो सिर्फ शहरों तक है, मेट्रोज तक है या Tier 2 सिटीज तक है, लेकिन ये कम से कम ये मोदी जी जान गए कि रेडियो के लिए ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जिसके पास 3 बैटरी होगी और 100 रुपए भी होगा, वो भी रेडियो रख सकता है, वो भी मेरी बात सुन लेगा। मैं इसके लिए मोदी को बधाई देता हूं और बहुत अच्छा एक कदम है। हाँ, ये देखिए, ये सब अभी सपने दिखाने के, वादे करने के बारे में है। इस देश की जनता बहुत ठगी गई है, सबने उसको ठगा है 60 सालों तक। अब मोदी पर जितना ही ज्यादा विश्वास करेंगे उतनी ही ज्यादा चुनौतियां मोदी जी के लिए खड़ी होंगी, क्योंकि अब अगर इतना ज्यादा भरोसा बढ़ रहा है और इसके बाद अगर जनता ठगी गई तो फिर कभी शायद जनता किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी।
तो कांटों भरा ताज है, क्योंकि यहाँ पे चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन जिस तरह से एक परिवार के मुखिया की तरह रूबरू हुए वो हम सब से, और प्रेरणादायक उनकी ये मन की बात थी। आगे हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से खास विषय थे जो कि इन्होंने अपनी इस मन की बात में उठाए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। और प्रेमचंद जी, आपका रिएक्शन हम सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और किसी भी रिश्ते को अगर आपको मजबूत बनाना है तो सबसे उत्तम तरीका जो है वो है संवाद का, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी पीछे नहीं रहे। प्रेमचंद जी, सीधे आप पर आऊंगी और जानना चाहूंगी आपके थम्स अप नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, मैं आज सबसे पहले आप सबको, पूरे देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन को एक अच्छी पहल मान सकता हूं कि उन्होंने देश की जनता को आज के दिन 10 अच्छी बातों को मानने के लिए आग्रह किया है। गांधीयन थॉट की बात की है, स्वच्छता मिशन की बात की है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसका आप ऑनेस्ट विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें कोई प्रधानमंत्री पहली बार इस देश को कह रहा हो। पहले भी इस तरह के कार्यक्रम ऑलरेडी चलते रहे हैं। मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन रेडियो पे मैंने किन प्रधानमंत्री को सुना अपने जीवन में? नहीं, प्लीज, नहीं, मुझे कहने दीजिए, मैंने किसी को नहीं रोका है, कृपया मुझे कहने दीजिए। प्रधानमंत्री जी रेडियो दूरदर्शन पर आके संवाद करें, यह उनका अधिकार है। ये दोनों सरकारी एजेंसियां हैं, जब चाहे उस पर आएं। अगर किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले इस तरह का संबोधन नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी के प्रधानमंत्री न करें। इसमें नयापन या इसको एक उपलब्धि आप क्यों बता रहे हैं? हमारा ये मानना है कि हम ये बताएं कि जिस स्वच्छता मिशन की बात वो कर रहे हैं, चलिए, आपको इसमें नयापन नहीं दिखता, आपकी बात का जवाब संबित देना चाहते हैं। संबित, ये तमाम एक सेकंड, मुझे आप पूरा नहीं करने दे रहे हैं और उनसे जवाब ले रहे हैं। मैंने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। राम कृपाल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि 60 साल में देश को निराशा मिली है। मुझे इस पर भी घोर आपत्ति है। इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि 60 साल में देश कुछ किया ही नहीं और अब लगता है जो कुछ होना है यही 2-4 महीने में चमत्कार हो रहा है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि प्रायोजित है, कहीं न कहीं से किसी व्यक्ति को चमकाने का। वो अमेरिका जा रहे हैं, जैसे लगता है आज से पहले कोई अमेरिका गया ही नहीं है। वो कहीं कुछ करते हैं तो कोई लगता है जैसे ये अभूतपूर्व घटनाएं हो रही हैं। खादी पहनने की बात या स्वच्छता की बात, ये कांग्रेस के सिद्धांतों का एक अंग है, जिसे आज अगर गांधीयन थॉट के रूप में अगर मोदी जी स्वीकार करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आप खादी पहने। क्योंकि समय का अभाव है, मुझे सबसे रिएक्शन लेना है। संबित, अगर आप भी संक्षेप में। पहले तो मैं प्रेमचंद जी को हैप्पी दशहरा कहूंगा, विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। और प्रेमचंद जी, पूरे भाषण से मैं एक लाइन आपकी तरफ भेजता हूं, वो है कि मिमियाना बंद करे, गरजना चालू करे। ये हिंदुस्तान आपका, हमारा, सबका है। अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल, एक सेकंड, यही चीज है। एक सेकंड संबित भाई, मैं आपकी बातों को ही जोड़ रहा हूँ, मैं आपकी की बात को जोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं पूरा कर लूं फिर आप जोड़ दीजिएगा। देश की जनता हमेशा मजबूत रहा है। नहीं, ठीक बात। शासक को चाहिए कि जिस आधार पे आपने मैंडेट लिया कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, हम चाइना को जवाब देंगे। प्रेमचंद जी, शांत हो जाइए ना, 2 मिनट में अपना विषय रख लूं। आपने पूरा 2 पैराग्राफ कहा है, 2 अनुच्छेद आपने कहा है। रहा है, आप किसे मिमियाने के लिए कह रहे हैं? शांत हो जाइए, शासक को मजबूत होना चाहिए। आपके शासक को हमने देखा था, बहुत बढ़िया उन्होंने किया था। शांत हो जाइए। देखिए, आपके अच्छा दिन है, देश देख रहा है। अरे प्रेमचंद जी, इतना अच्छा दिन है, दशहरे का दिन है। हिंदुस्तान को शेर बनने की हिदायत, स्वाभिमान जगाया है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। आप प्रेमचंद, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं होता है। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है इससे। चाइना, पाकिस्तान, असम में गन्ने की खेती, ये सब कहाँ से आ गया रेडियो के मैसेज में? आप जो 56 इंची का सीना, 56 इंच का सीना कहाँ गया? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहीं, आप शांति वार्ता जारी रखिए। ठीक है, आप अपनी रामायण कथा जारी रखिए। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को आपने कौन सा करारा जवाब भी कर देंगे, मगर आपकी सेहत के लिए भी हम फिक्रमंद हैं। जवाब दिया है वो बता दीजिए। बहुत बढ़िया। आप देश को बता दीजिए कि कौन सा करारा जवाब दिया आपने। शांत हो, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, शांत हो जाइए। कर नहीं पा रहे हैं, आप नए चीज ला रहे हैं। मैं कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन को देख के अति रोमांचित हूं, क्योंकि मुझे लगता है आज जिस प्रकार का एक अच्छा दिन है और अच्छे दिन में एक अच्छा मैसेज आया है, अगर इस पे कांग्रेस को लगता है कुछ कह देने से उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, तो ऐसे में कांग्रेस को डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, घर में चुपचाप रेडियो सुनना चाहिए और शांति से दशहरा मनाना चाहिए। अगर टीवी पे आए हैं तो
आप स्वाभाविक रूप से इतना कहें कि हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको शुभ दशहरा। इतना विश्लेषण करने के लिए कि चाइना में चले गए, अमेरिका में चले गए, मैंने रेडियो का कहा, मैसेज 15 मैंने आधे कहा, घंटे का रहा है, स्वागत करिए, शुभकामनाएं रामकृपाल जी पे जाना मैंने पड़ेगा कहा ना। क्योंकि मुझे समझ करना है। आपका ध्यान रामकृपाल जी, यहाँ पे दोनों जो संबित और प्रेमचंद डिबेट कर रहे हैं, आप हमें समझा दीजिए सरकार यहाँ पे किन योजनाओं को लाती है, उनको कितना यहाँ पे क्रियान्वयन होता है, उनका कितने रिजल्ट सामने आते हैं, वो एक बात, और प्रधानमंत्री हमारे वोकल हैं, लोगों से सीधे जुड़ते हैं, वो एक बात। क्या दोनों बातों को अलग रखना चाहिए या मिलाना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि राजनीतिज्ञ जो है वो ध्यान से बात भी नहीं सुनते हैं। मैंने पहले ही कहा, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कहा अभी तक तो सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं। आगे मैंने ही कहा कि जो काम नहीं करेगा, और जहां तक मेरे कांग्रेसी मित्र जो कह रहे थे, देखिए मेरा इतना विनम्र निवेदन है कि मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी अभी जो परीक्षा में आप लोग बैठे थे उसमें 550 में कांग्रेस को 50 नंबर भी नहीं मिला है। तो आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि आपकी आंसर शीट पर कोई शोध करेगा, वो पाठ्यक्रम में लगा दी जाएगी, तो अभी आपको इंतजार करने की जरूरत है। तो मतलब अभी ये डिबेट बेमानी है। नीलेश, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ, एक मिनट, मैंने खुद ये बात कही है कि देखिए अभी ये दौर है जनता से संवाद बनाने का, जनता को उम्मीद, उसकी निगाहों में सपने जगाने का कि आप पा सकते हो, हम आपकी भलाई के लिए कदम उठा रहे हैं। मेरा वही कहना है कि अब ठीक है, जनता ने भरोसा कर लिया है, और चूंकि भरोसा इतना बड़ा है कि आपको अब सावधानी से उसका रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं देंगे तो मैंने जैसा कहा 60 साल तक जनता चली गई है। और अभी मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, मैं एक कड़वी बात कहने जा रहा हूं, 60 साल में आपकी भी सरकार थी, वाजपेयी जी की भी सरकार थी, चौधरी चरण सिंह की भी सरकार थी, वो चंद्रशेखर की भी थी। रामकृपाल जी, ये मुद्दे से भटक जाएंगे। आपकी बात समझ में मुझे आगे, क्योंकि समय का अभाव है, माफ करिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मुझे बस एक कंक्लूडिंग रिएक्शन लेना है, फिर क्लोज करना है। नीलेश, क्योंकि कम्युनिकेशन ह्यूमन कनेक्शन के लिए एक्चुअली कम्युनिकेशन ही है जिससे हम अपने आगे भविष्य को और सुदृढ़ और उज्जवल बना सकते हैं, चाहे वो आपकी बात हो या आपकी जनता की बात हो। प्रधानमंत्री की आज जितनी भी बातें थी या वो जो उन्होंने कहानी बताई शेर की, भेड़ की, कि वो सारी प्रेरणादायक थी कि आप खुद आगे बढ़ें, और अगर आप खड़े होंगे तो मदद भी आपके लिए आगे आएगी। क्या आपको लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो एक तरफ और प्रधानमंत्री का ऐसे लोगों से जुड़ना ये एक तरफ? पत्रकारिता में मेरे एक गुरु होते थे, मिस्टर के.एस. नायर, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि इट्स नॉट ओनली नेसेसरी टू डू गुड थिंग्स बट टू बी सीन एज डूइंग देम। अच्छा काम करना सिर्फ जरूरी नहीं है, अच्छा काम करते दिखना भी जरूरी है, और उसके लिए हमें कम्युनिकेशन के नए नए प्लेटफॉर्म्स ढूंढने पड़ेंगे। रेडियो है, मुझे आश्चर्य है कि इस पर भी बहस हो रही है कि ये आज अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। शायद हम लोग इसमें बहुत ग्रसित हो जाते हैं कि किसने किया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको रेलेवेंट लगा ये ट्विटर और फेसबुक के आगे आज रेडियो पे ये संबोधन? बिल्कुल, बल्कि मैं चाहूंगा, मेरा सुझाव होगा प्रधानमंत्री को कि अब इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं और ये उपलब्ध कराएं कि लोग एक नंबर डायल करके मेरी कहानियां इस वक्त मोबाइल पे लोग देश भर में सुन सकते हैं। ये प्रधानमंत्री की बात है, वो जब चाहे वो मोबाइल फोन पे सुन पाए। यही चीज जो है वो सोशल मीडिया पे स्ट्रीमिंग हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, जितने माध्यम है सब पे उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री सीधा संवाद, ईमानदार संवाद करें नागरिकों से, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये अक्सर कहा जाता है कि जितने हमारे साधन संवाद के बढ़ते जाते उतना संवाद कम हो जाता है, लेकिन इस बात को बिल्कुल झुठला दिया प्रधानमंत्री ने। आज हमारे पास संवाद के तमाम माध्यम हैं जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, और ऐसे माहौल में जहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन शायद हमारी जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री का यह प्रयास है कि वो अपनी जनता से सीधे जुड़ सके और परिवार में एक मुखिया की यहाँ पे जगह लें, पोजीशन लें, और हर रविवार को 11 बजे हम सबसे मिलें। इसी उम्मीद के साथ कि इन बातों के साथ हम कुछ अच्छे दिन भी आगे देखेंगे।